मैम एक क्लास में सब हो जाएंगे। Come on, join your hands. साईराम। ना अगर आपको ध्यान हो तो वी हैव डन दैट अर्लियर टाइम्स कैसे लोग राजा बनते थे। राजा बनने के लिए या सुपीरियरिटी शो करने के लिए व्हाट दे यूज्ड टू डू, व्हाट वर द आश्रमास और वर्णास। वर्ण, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्णास होते थे, कास्टिज्म कैसे होता था, कैसे लोगों को राजा क्या करता था, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि जनपद और महाजनपद, है ना, हमने देखा कि रूलर्स कैसे बनते थे और रूलर्स अपनी सुपीरियरिटी कैसे शो करते थे, हाउ दे शो दैट दे आर मोर सुपीरियर, मोर पावरफुल टू अदर्स। ओके, वो कंपैरिजन कैसे होता था, बाय performing puja, sacrifices, rituals, ashwamedh yagya, rajasu yagya. I told you two types of yajna they used to perform to show their superiority. Okay, then what type of, how many varnas were there in the society, मैंने ये भी बताया था कि earlier it was based on karmas. varnas were based on karmas, कर्म के आधार पर जाति होती थी। later on वो समाज में क्या हो गया, according to the birth। अब भी वो बर्थ के हिसाब से ही है, आज भी वो बर्थ के हिसाब से ही, आपकी जाति का निर्णय आपकी बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। वेदर यू आर वेरी मच लिटरेट और एजुकेटेड, यू विल नॉट स्विच टू एनी अदर कास्ट लाइक ब्राह्मण आप नहीं बन सकते। अगर आप बहुत पढ़ लिख गए और ब्राह्मण नहीं हो तो यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज ब्राह्मण। बट अर्लियर इट वॉज लाइक दैट कि अगर कोई पढ़ लिख किया है, किसी को वेदों का ज्ञान है, किसी को स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट आता है, so that person will be called as Brahmin। ओके, ऐसे ही हर काम के लिए था, जो जिस काम को अच्छे से कर लेता था वो उसी जाति का बन जाता था। एंड आई टोल्ड यू दैट इज व्हाई इन वन फैमिली यू मे गेट ऑल दी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। ओके, अब हमने आगे देखा जनपद, जनपद एंड महाजनपद। जनपद आई टोल्ड यू इफ यू कंपेयर इट विथ सिटीज एंड टाउन्स दैट इज कॉल्ड जनपद, लोगों के पांव जहां पड़े सेटलमेंट के लिए, दैट वाज कॉल्ड जनपद। और महाजनपद जहां पे बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारी फैसिलिटीज होती थी और राजा भी बहुत बड़ा होता था, बड़े एरिया को संभालता था, बड़े पावरफुल होता था, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो आज की है मेट्रो सिटीज उससे आप कंपेयर कर सकते हो। एंड दोज वर नोन एज महाजनपदास। ओके, उनको महाजनपदास के नाम से जाना जाता था। अब हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हेन राजाज ऑफ महाजनपदास दे हैव टू टेक केयर ऑफ अ बिग एरिया, बड़ी सी जगह की केयर करनी पड़ती थी। देयर पॉपुलेशन वाज मोर देन अदर्स। ओके, तो वो क्या करते थे, उनको डर भी होता होगा कोई अटैक ना कर दे, कोई इन्वेड ना कर दे, हमारे ऊपर किसी का हमला ना हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या निकाला, क्या तरीका निकाला, दे यूज्ड टू फोर्टिफाई देयर एरिया। फोर्टिफिकेशन करते थे, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्स बनवा देते थे सारी बाउंड्री पे। ओके, तो फोर्टिफिकेशन से क्या होता था, दे कुड टेक केयर ऑफ देयर एरिया। कैसे, अगर बाहर से कोई हमलावर आता है तो वो फोर्ट्स में बैठकर सैनिक आराम से देख पाते थे कि दूर से कहीं कोई आ रहा है, तो वो पहले से ही तैयारी में आ जाते थे। इसके अलावा one more thing I told you that if person of people of a certain place they are living in a closed area, बंद एरिया में अगर रहते हैं तो क्या होगा, बंद एरिया में रहने से ये होता है कि that population can be controlled very easily। And I have given you one example also, do you remember that example, anyone?
I gave one example regarding that related to this. किसी को भी याद है? नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आप एक क्लासरूम में बैठे हो, सो दैट क्लास कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इजीली बाय द टीचर, बट इफ यू आर सेंट टू द ग्राउंड, से फुटबॉल ग्राउंड में आपको भेज दिया गया, तो वन टीचर कैन नॉट हैंडल ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि सब अलग अलग दौड़ लगाएंगे, सब दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए am I audible? Am I audible? Okay. Yes. ओके, थैंक यू बेटा। तो दूर दूर जब चले जाएंगे तो एक टीचर हैंडल नहीं कर सकता है। सेम वे राजा भी अगर दूर दूर हो जाते या सारे लोगों को फ्री छोड़ देते, कोई बाउंड्री नहीं बनाते, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करते, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल द पॉपुलेशन ऑफ देयर एरिया। लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी से काम किया, उन्होंने फोर्टिफाई कर दिया पूरे एरिया को, अपने एरिया को जहां वो रहते थे, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि इस एरिया के अंदर रहने वाले लोग उनकी प्रजा है, उनका सब्जेक्ट है। मैम 45 समझ नहीं आया। मैम जो किंग्स एंड क्वींस थे वो अपने फोर्ट के आसपास भी बाउंड्री बनवाते थे कि मैम केवल फोर्ट रहते थे? फोर्ट्स बेटा ऊंचाई पे रहते थे, पूरी बाउंड्री बनती थी जिससे कि दूर तक देखा जा सकता था। कोई अगर हमलावर आता था, कोई अटैकर आता था, तो क्योंकि ये हाइट पे होते थे फोर्ट्स, आप जितने भी फोर्ट्स को देखोगे यू विल फाइंड दे आर एट अ हाइट, दे आर एट सर्टेन लेवल, माउंटेन रीजन के पास होते थे। यस, ऊंचे पे होते थे ताकि फ्लैट सरफेस पे दूर से ही कोई आ रहा है ये दिखाई दे जाए। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फोर्ट्स बनाना और किले बंदी कर देना, चारों तरफ अपने राज्य के फोर्ट्स बना देना। फोर्ट्स उनकी बाउंड्री होती थी, वो डिसाइड करता था कि दैट इज देयर बाउंड्री। चेरी फॉर यू, फोर्टिफिकेशन मींस मेकिंग फोर्ट्स इन दी बाउंड्रीज और ऑन दी बाउंड्रीज। ओके, तो वो बाउंड्री ब्लॉक हो जाती थी, उनको समझ में आ जाता था लोगों को भी कि ये बाउंड्री है हमारी, यहाँ फोर्ट आ गया, दैट इज दी बाउंड्री। क्योंकि फोर्ट्स के बाद अगर आप किसी किले को देखने जाओगे तो आप देखोगे कि खाई बनाई जाती है, ठीक है, फोर्ट के एकदम किनारे से खाई होती है, मैम पिट्स होते हैं, गड्ढे बहुत ज्यादा, पिट्स होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है। वो पिट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी इमीडिएटली एंटर ना कर पाए, बिना किसी गेट के एंट्री अगर कोई सोचे कि हम चढ़कर कर ले तो दे वोंट डू दैट, क्योंकि वहां जो पिट्स बने होते हैं, जो खाई बनी होती है, उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक बड़ा सा मेन गेट होता था जिससे कि एंट्री मिलती थी, और जिसको अगर लोग खुलवा लेते थे, तो दूसरे अगर राजा खुलवा लेते थे तो ये मान लिया जाता था कि ये वाला राजा जिसके गेट उन्होंने खोल लिए वो हार सा गया है, वो सरेंडर कर चुका है, क्योंकि गेट खुलवाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, गेट से एंट्री कर जाना बहुत बड़ी बात होती थी। सो दैट इज व्हाई दीज किंग्स ऑफ महाजनपदास दे फोर्टिफाई देयर एरिया टू शो दैट, क्या शो करने के लिए? नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स। यस, फर्स्ट पॉइंट इज दे आर मोर सुपीरियर टू अदर्स। पहले वो क्या शो करना चाहते थे फोर्टिफिकेशन से? दैट वी आर सुपीरियर एंड पावरफुल फ्रॉम यू, दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को बताते थे कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर और ऊंचे हैं, बड़े हैं। सेकेंड थिंग जो बताना चाहते थे, बोलते थे कि हमने इतने सारे फोर्ट्स बनाए, दैट मीन्स वी आर रिच, हमारे पास पैसा भी बहुत है, पावर ही नहीं पैसा भी है। थर्ड थिंग कि वो अपने प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स को, प्रजा को इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है, द पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया दे आर नोन एज सब्जेक्ट्स। प्रजा मतलब सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, एंड दे वांटेड टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन और कंट्रोल देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसको आप चाहे 4 पॉइंट बना लो, चाहे 5 पॉइंट बना लो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज टू शो देयर कई बार तो हाँ, यस बेटा, कई बार तो मैम पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए राजा लोग कई बार लोगों को भी मरवा देते थे। हाँ, हो सकता है ऐसा करते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहे,
ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि why they fortify their areas. Yes, ma'am. Is there any Yes, doubt, ma'am. everybody? Okay. Now coming to the next point. अब इतनी सारी प्लानिंग करने के लिए आप अगर पापा ने अगर कोई जमीन ली और घर बनवाना है तो घर आंखें बंद करके ही सोचने से घर नहीं बन सकता, प्लानिंग कर लेने से ही घर नहीं बन जाएगा, उसके लिए काम पर लोगों को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज की खरीदी भी करनी पड़ेगी, खरीद कर लाना पड़ेगा, सीमेंट, ब्रिक्स एंड ऑल एंड लेबर्स। ओके, सो ये सारी रिक्वायरमेंट चाहिए। अब राजा ने सोचा कि मैं फोर्टिफाई कर लूं, तो फोर्टिफिकेशन के लिए दैट किंग नीड्स लेबर्स। ओके, लोगों को लगाना पड़ेगा काम पे लगाने के लिए उनको सामान देना पड़ेगा, वो सामान लाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे लगाने के लिए भी पैसे कहीं से आने चाहिए, उसके पास ट्रेजर में उसके पास पैसे भी होने चाहिए उसके राजकोष में। ठीक है, अब इतने पैसे कहाँ से आए? तो राजा ने क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया। नाउ ट्राई टू रिलेट ऑल द थिंग्स। पिछले पार्ट में, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि किंग कोई टैक्स नहीं लेता था। डू यू रिमेम्बर? पिछले चैप्टर में हमने कवर किया कि किंग कोई भी टैक्स नहीं लेता था, बट फिर भी फाइट होती थी, वॉर्स होते थे। पर वॉर्स किसके लिए होते थे? पानी के लिए, जमीन के लिए, एनिमल्स के लिए, स्लेव्स के लिए, इनके लिए लड़ाइयां होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? नाउ दी सीन इज चेंज्ड। अब क्या है, धीरे धीरे सीन चेंज हो गया। बड़ा एरिया कवर कर लिया राजा ने। बड़ा एरिया कवर करने के लिए अपनी सेना को भी उसको हरदम तैयार रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी अटैक करे तो वो सेना उसको हरा सके। अब सेना को बड़ा करने के लिए सैनिक चाहिए, सैनिकों को रखने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स बनाने के लिए लोग चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। तो हर जगह पैसे की आवश्यकता होने लगी। नाउ द किंग इज नीडिंग मनी, ही नीड सम मनी टू डू ऑल सच टाइप ऑफ वर्क्स। यस बेटा। मैम बट पहले तो मैम बार्टर सिस्टम चलता था। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अभी भी बार्टर सिस्टम ही है, बट वो पैसे के रूप में नहीं होता था, बल्कि जिसके पास जो होता था वो वही देता था। ठीक है, पुराने में बार्टर सिस्टम तो था, लेकिन जैसे किंग के पास कॉइन्स होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के कॉइन्स होते थे। ठीक है, या मोहरें जिसको आप बोलते हो, हिंदी में आप देखते हो सोने की मोहर। ठीक है, मोहरें क्या होती थी? अ टाइप ऑफ कॉइन। ओके, तो कॉइन्स होते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास, क्योंकि ये जो पैसा था, जो मनी है, ये तो अंग्रेजों के आने के समय के दौरान आने लगी। हम लोग उससे पहले जो थे बार्टर सिस्टम से ही काम चलाते थे, क्योंकि वो बहुत इजी होता था। मनी वॉज नॉट एट ऑल प्रिवेलेंट इन दी सोसाइटी, मनी नहीं थी। लेकिन जो बार्टर सिस्टम था उसके थ्रू भी उसको पैसा कुछ तो चाहिए ना, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वो अपने सैनिकों को खुश कर सके, अपने लेबर्स को कुछ दे सके, अपना काम आसानी से चला सके। ठीक है, तो उसने, किंग ने क्या आइडिया निकाला, उसको क्या पता चला कि अगर मैं टैक्स लूंगा तो मैं ये सारे काम कर पाऊंगा। अब उसने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। जब टैक्स कलेक्शन का काम शुरू हुआ तो अब क्या हो गया, लोग परेशान होने लगे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग इनफ क्रॉप्स, इनफ थिंग्स टू पे टैक्स टू किंग। राजा के पास टैक्स जमा करने के लिए उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट या उनकी क्रॉप या फिर जो चीजें वो बनाते थे वो नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ काम किया। अब काम क्या किया उन्होंने? दे स्टार्टेड मेकिंग चेंज इन दी एग्रीकल्चरल पैटर्न। उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की। क्या चेंजेस किए होंगे कि उनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया होगा, उनकी क्रॉप्स प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, क्या किया होगा? आपके समझ से आप क्या सोचते हो कि खेती में क्या चेंजेस करने से प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है? यस वेदांत। हाँ वेदांत। मैम वो कोई अच्छी सॉइल लेकर आएंगे।
ओके, सॉइल में फर्टिलिटी को देखेंगे कि सॉइल हमारी उपजाऊ है या नहीं, फर्टाइल है या नहीं, लैंड फर्टाइल है या नहीं। ओके, एनी अदर रीजन? मैम उसको समय समय पे पानी डालेंगे। समय समय पे पानी डालेंगे। ओके, अगर वो सूख रही है तो उसमें पानी डालेंगे। और उसपे मैम मैम कीड़े उसमें नहीं खाद डालेंगे। पेस्टिसाइड डालेंगे। मैम हल ज्यादा चलाएंगे। मैम उसमें खाद डालेंगे। चलाएंगे ताकि मिट्टी हल्की हो जाए और बीज को मैम अच्छे उनको से पानी डालेंगे। बनाएंगे। मैम बहुत ज्यादा पानी डालेंगे जिससे वो लेकिन मैम उनको अपन धूप में पानी नहीं डालेंगे। मैम मैम जो उनके फालतू समय के समय पे पेड़ होते हैं कटिंग मैम करेंगे। उनको हटा देंगे। ज्यादा पानी डालेंगे जिससे ज्यादा होगी सब्जी। मैम मैम समय फालतू के पेड़ हटा देंगे मैम, जो फालतू के मैम पानी चूस लेते हैं मैम। ओके, वीडिंग करेंगे। यस चेरी, कुछ आप बोल रहे थे? चेरी, आप कुछ बोल। आर्यन, आप दो डिवाइस से क्यों हो? आर्यन, एक से लेफ्ट करो बेटा। मैम मैं तो एक से ही हूँ। तो आप दो जगह दिख रहे हो, पता है? अब मैंने एक हो तो गए। मोबाइल से ज्वाइन किया है। अब एक हो गए, पहले दो दिखाई दे रहे थे। यस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आर्यन, आपको पता है क्या किया होगा एग्रीकल्चर में इनके अलावा, जो अभी बच्चों ने बता दिया, इसके अलावा? मैम उनको हरा भरा रखेंगे, उनमें पानी और डालेंगे। पानी ही डालेंगे। ओके, और कोई? देवांशु? साइड में पानी डालेंगे जिससे उनकी डेथ ना हो सके। मैम वहाँ ज्यादा वो मैम वहाँ ज्यादा दिनों तक उस पे ध्यान रखेंगे ताकि कौवे वगैरह ना खाएं उन्हें। ओके, सूखने नहीं देंगे। लगा देंगे पैड लगा रहे हैं। मैम एक पॉइंट बुक में है, मैम मैं वो बताऊं? हाँ बताओ, बताओ वेदांश। यस मैम। ओके, मैं बताती हूँ। ठीक है, किसी भी चीज खेती करने के लिए सबसे पहले खेती के इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, खेती के टूल्स की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चरल टूल्स में इंप्रूवमेंट हुआ। पहले वुडन प्लाउशेयर्स बनते थे, अब आयरन प्लाउशेयर्स बनाए जाने लगे। आयरन प्लाउशेयर्स मतलब लोहे के हल, जिनके आगे लोहे का लगा रहे। ठीक है, तो लोहे के हल बनाए जाने लगे। जो वुडन हल थे उनकी जगह पे लोहे के हल चेंज हुए। ठीक है, प्लाउशेयर्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, क्योंकि ये लोहा जो था बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकता था, बहुत ज्यादा नुकीला हो सकता था, जल्दी घिसता नहीं था, तो ये जमीन की टिलिंग करने के लिए, जमीन को खोदने के लिए, मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। जब मिट्टी अच्छी होगी तो आपने जैसे बताया कि फर्टिलिटी ऐड की, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करके उसको और फर्टाइल बनाया। पहला तो ये चेंज किया उन्होंने कि एग्रीकल्चरल टूल्स इंप्रूव किए। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टूल्स। अच्छे टूल से अच्छी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई या मिट्टी को खोदने का काम हो पाया, तो उनके बीज अच्छे से उसके अंदर गए और फसल अच्छी हुई। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन का काम शुरू किया। पहले वो बीज को ऐसे छीट देते थे, स्प्रेड कर देते थे, स्कैटर करते थे। अब वो क्या करने लगे, पहले नर्सरी में प्लांट्स को ग्रो करते थे, फिर उसको खेतों में रोपते थे, उसका प्लांटेशन करते थे, जिसमें पैडी जो थी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। तो पैडी को ग्रो करने के लिए वो पहले नर्सरी में ग्रो करते थे, देन आफ्टर सम टाइम जब वो प्लांट्स थोड़े से ग्रो हो जाते थे, देन दे यूज्ड टू प्लांट देम इन दी फील्ड्स, वो फील्ड्स में प्लांटेशन करते थे। सो इससे क्या हुआ कि दोनों चीजों ने इतना ज्यादा खेती में एक इम्प्रूवमेंट किया, या खेती जो थी उनकी बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी होती थी। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से दे कुड पे टैक्सेस इजीली, वो राजा को टैक्स बहुत अच्छे से दे सकते थे। अब जैसा वेदांश ने कहा कि बार्टर सिस्टम था ना, अब इसको समझिए, बार्टर सिस्टम था तो राजा के पास जो भी व्यक्ति जाता टैक्स के रूप में कुछ देने के लिए, तो जैसे किसान थे उनके पास केवल फसल होती थी, दे यूज्ड टू पे टैक्सेस इन दी फॉर्म ऑफ फसल, क्रॉप, वो क्रॉप के रूप में ही उनको टैक्स पे करते थे।
जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो उनको सामान के रूप में टैक्स पे करते थे। जो मैम हाँ, यस बेटा। मैम मतलब वो पैसे नहीं दे के मैम ये सब चीजें दे देते थे। हाँ, पैसे नहीं देके ये सब चीजें देते थे। ठीक है। फिर जो गांव, जो जंगलों में रहते थे, वो उनको जानवर दिया करते थे या फिर हनी दिया करते थे, या जो जंगलों में मिलने वाली चीजें इजीली वो ले पाते थे, वो उनको प्रोवाइड करते थे। ठीक। तो इस तरीके से जिसके पास जो मदद थी वो उसको टैक्स के लिए। मैम जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे वो मैम वो अलग अलग ऑर्नामेंट्स मैम अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी ट्रेड करते थे टैक्स के। जिस चीज का ट्रेड करते थे वो ट्रेड का उनको कुछ परसेंटेज उनको देना पड़ता था। ठीक है। किसान, मान लो किसान की फसल हुई, किसान को अपनी फसल का 5% उसको देना है, किंग को देना है। एक फिक्स्ड अमाउंट होता था, फिक्स्ड टैक्स के लिए। मैम वो लोग टैक्स देते क्यों थे? हाँ हाँ, टैक्स वो ये टैक्स क्यों दे देते थे? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता था, क्योंकि राजा को अपने लिए और उनके लिए सुविधाएं जुटानी पड़ती थी। एट प्रेजेंट आल्सो यू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, सेम वे किंग आल्सो गेट टैक्स टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज टू दी सब्जेक्ट्स। ठीक है। बिना टैक्स के वो कहाँ से लाएगा? उसके पास पैसा जो आता था वो लोगों के ही होता था, या जो चीजें मिलती थी वो लोगों से मिलती थी, तब वो बदले में काम करता। पहले ऐसा होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा और जो दूसरे लोग होते थे उनका वो बनेगा। जैसे लोहार का बेटा लोहारी बनेगा। मैम ऐसा पहला रूल था। अब इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा हमने पढ़ा था कि जो स्लेव्स थे, जो लड़ाई में हारे हुए होते थे या जिन्होंने अटैक किया बट वो हार गए, उनको स्लेव्स बना लिया जाता था, दास या दासी बना लिया जाता था, और उनसे वही काम करवाते थे, क्योंकि उनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता था। तो उनको दास या दासी बनाकर उनसे काम कराया जाता था, और दे वर नोन एज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स या कम्मकारास। उनको कम्मकारा बोला जाता था। कम्मकारा कौन थे? जो काम करने वाले लोग थे। कम्मकारा काम करने वाले लोग। कौन सा काम करने वाले? एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है। बुक में भी लिखा है। हाँ, ओके। तो ये लोग काम किया करते थे, जो दास दासी थे और लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनको कम्मकारास बोला जाता था। दे वर डूइंग वर्क इन दी फील्ड्स फॉर राजा, फॉर किंग। ओके। आपको इसमें, अगर आपने बुक खोली है तो पेज नंबर 59 खोल सकते हो आप। मैम खोल लिया। हाँ। अब जैसा मैंने बताया कि राजा को पैसे की जरूरत थी, या ऐसा कुछ चाहिए था जिससे कि वो अपने आर्मी को सैलरी दे पाए। तो सैलरी भी उनको कैसे मिलती होगी? जो राजा ने टैक्स लिया, टैक्स का कुछ हिस्सा उनको सैलरी के रूप में देता था, जिससे कि हाँ, आर्मी उनकी काम करते रहे। अगर उनको आर्मी को सैलरी नहीं मिलेगी तो आर्मी क्यों रहेगी? मैम एक डाउट उनके जाती किसी लड़ाई में, तो उनके जो उनके घर वालों को पैसे देने पड़ते थे। जो जो मैम जैसे डेथ हो गई एक आर्मी की, तो वो राजा को पैसे देने पड़ते थे क्या हर महीने उनकी फैमिली को? हर महीने कुछ सामान के रूप में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको मैम जो आर्मी के लोग होंगे वो तो ज्यादातर क्रॉप्स ही लेंगे, क्योंकि उनके घर को, हाँ, उनके घर को चलाने के लिए हर चीज की जरूरत। ऐसा नहीं कि क्रॉप्स ही चाहिए, क्रॉप्स भी मिलती होंगी, दूसरी चीजें भी उनको प्रोवाइड की जाती होगी, सो दैट दे कैन रन देयर फैमिली इजीली। ये इनकी अर्निंग होती थी, पैसे के रूप में ना सही, पर किसी न किसी सामान के लिए उनको अर्न करने के लिए इजी हो जाता था। कभी कभार उनको ग्रेन्स मिल जाती है और या फिर और दूसरी चीजें। और उनकी पेमेंट के लिए उनको राजा पंच मार्क कॉइन देता था। पंच मार्क मतलब उस पे ठप्पा लगा हुआ, पंच किया हुआ, उस पे गड्ढा किया हुआ, मोहर लगाकर। ठीक है। पंच, इससे ये पता चलता था कि ये पैसा राजा ने दिया है। ठीक है। पंच मार्क मतलब उनका निशान होता था, मोहर होती थी। ठीक है।
चलिए अब इसमें टैक्सेस देखो, आप जरा एक बार ध्यान से देंगे, इस पे ध्यान थोड़ा सा देंगे, क्योंकि अभी आपने ये सवाल खड़ा किया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies to take care of these forts, and for that they need resources. उनको इसके लिए जरूरत होती थी। क्या जरूरत होती थी? वो सैलरी पे करें या उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें जो कि उनके लिए आर्मी में है। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस। इसके लिए वो आर्मी को पैसा देने के लिए या उनकी सैलरी पे करने के लिए टैक्स वसूलते थे। अब ये टैक्स राजा तो हर घर जाके मांगेगा नहीं, ठीक है, तो राजा अपने कारिंदे नियुक्त करता था, अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करता था। दोस officials, they used to go to place and collect taxes from the people in any form, in the form of material, in the form of material मैम उनको कितना टैक्स देना पड़ता था? अभी देखते हैं, नीचे देखो, है ना, इसीलिए मैंने ये पेज आपसे खुलवाया ताकि आपका ध्यान यहाँ जाए। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Mahajanpadas, they started collecting regular taxes. जनपद में राजा अभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं करता था रेगुलर, लेकिन महाजनपद में क्योंकि उसको फोर्टिफिकेशन करना होता था, फोर्टिफिकेशन के लिए उसको सोल्जर्स चाहिए होते थे, सोल्जर्स की आर्मी मेंटेन करने के लिए उसको पैसा या उनको सैलरी देने के लिए कुछ चाहिए होता था। दैट इज व्हाई किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब ये टैक्स किससे वसूलते थे? वो लोगों से। टैक्स वसूलने कौन जाता था? ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स किसके होते थे? राजा के। राजा कैसे ऑफिशियल्स लाता था? अपॉइंट करके, ठीक है। मैम महाजनपदास में जो फोर्ट्स थे, तो वहाँ फोर्ट्स के अंदर ही लोग रहते थे महाजनपदास में? आर्मी रहती थी, फोर्ट्स के अंदर आर्मी रहती थी। मैम उनने एक छोटे से गांव सा बसा लिया था, वहां रहते थे वो लोग। ठीक है, अब देखो इसमें नीचे देखना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, taxes on crops were the most important because many of the people, they were depending on agriculture. Okay, this was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. Now remember, अगर उन्होंने अगर खेती की है तो जितना भी खेती की है उस पूरे क्रॉप को अगर वो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 1 पार्ट राजा के पास टैक्स के रूप में चला जाता था। ना अंडरस्टूड? अगर आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो क्रॉप का 6वां भाग उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर 6th पार्ट जो है वो राजा के पास चला जाएगा। आपने फ्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, प्रपोर्शंस पढ़े हुए हैं, रेशियो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक किसी ब्लॉक के अगर 6 पार्ट्स कर दिए गए तो 6th पार्ट जो होगा वो राजा के पास कौन देता था? फार्मर्स। अपनी क्रॉप का 6वां हिस्सा 6th पार्ट राजा को दे देते थे, ठीक है, समझ के रखना। तो 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जितनी उनकी क्रॉप्स हुई उसके 6 इक्वल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, 6 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को उठा के वो राजा को दे देते थे, ठीक। Coming to the next one, this was known as भाग और शेयर। भाग मतलब उतना भाग, शेयर। There were taxes on craftsperson। ना जो लोग कुछ सामान बनाकर बेचा करते थे, छोटे छोटे, जैसे बास्केट बना ली, कुछ और बना लिया, कैप्स बना ली, डलिया बना लिया, ब्रिक्स बना ली, ये जो काम करने वाले थे ये क्या करते थे? These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. इन लोगों को राजा के यहाँ फ्री में एक दिन काम करना पड़ता था, ठीक है। राजा का वो काम जो ये लोग कर सकते थे उसके लिए इनको पूरा एक दिन डिवोट करना पड़ता था, जिससे राजा का वो काम हो जाए और राजा उसको टैक्स समझ लेता था, मतलब फ्री ऑफ। मैम जैसे राजा ने उसको कुछ कपड़ा दिया और बोला कि इससे तुम मुझे एक शर्ट या फिर कुछ बना दे, तो वो ये सब करते थे। हाँ, वो ऐसा काम करते थे, तो उसका पैसा नहीं लेता था। वो पैसा क्या होता था, वो चीज क्या होती थी, राजा से वो कुछ भी वसूल नहीं सकते थे क्योंकि वो राजा का टैक्स ले रहे थे। मैम उनकी मेहनत, हाँ, उनकी मेहनत टैक्स थी, ठीक है। अब हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस। जो पशुपालक थे, जो पशुओं को पालते थे, जो डोमेस्टिकेट कहते थे एनिमल्स को, जो रियरिंग करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स में क्या देते होंगे? दे
used to pay taxes in the form of animals and animals produce. वो एनिमल्स को टैक्स के रूप में देते थे, या फिर जिनके पास बहुत सारे गाय भैंस बकरी है वो दूध दही मक्खन घी ऐसी चीजें टैक्स के रूप में प्रोवाइड करते थे. ठीक है. यस मैम. Next is herders were also expected to pay tax in the form of, okay, there were also taxes on goods that were brought and sold through trade. जो merchants होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे, वो अपना सामान जो कुछ भी वो बेचने के लिए लाते थे उसका कुछ शेयर राजा के पास फ्री में पहुंचाते थे गिफ्ट के तौर पे, जो उनका टैक्स होता था. एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, जंगल में रहने वाले जो ट्राइब्स थे उनको भी नहीं छोड़ा जाता था. राजा के जो सरहद में रहता था, जो सीमा में रहता था, बाउंड्री में भी लोग जाती थी मैम, उनसे स्किन निकाल लिए जाते, जानवर ले लिए जाते थे. तो वो राजा को क्या देते होंगे, वो राजा को वो सारी चीजें देते थे जो उनको फॉरेस्ट में मिलती थी, चाहे वो टिम्बर वुड हो, चाहे वो और लकड़ियां हो, चाहे हनी हो, चाहे एलिफेंट हो, ऐसी चीजें जो एनिमल्स या एनिमल्स के रूप में एनिमल प्रोड्यूस जो होते थे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते थे, वो सारी चीजें वो राजा को टैक्स के रूप में प्रोवाइड करते थे. वो वुड्स वगैरह फायरवुड भी देते होंगे. फायरवुड देते होंगे, एलिफेंट प्रोवाइड करते होंगे क्योंकि एलिफेंट को वो इजीली पकड़ सकते थे. जैसे उसने बोला कि लेदर वगैरह ये स्किन वगैरह वो प्रोवाइड कर सकते थे राजा को खुश करने के लिए, तो वो उनका टैक्स होता था. हनी दे सकते थे. इसके अलावा जो दूसरी चीजें उनको फॉरेस्ट में मिलती थी, लाइक बहुत सारे हर्ब्स हुए, फ्रूट्स हुए, जो वो कलेक्ट करते थे, या उनसे अगर वो कोई सामान बनाते थे, सो ऑल दोस थिंग्स दे यूज्ड टू प्रोवाइड टू द किंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ठीक है, ये अपने को समझना था इसलिए. ठीक है, अब आते हैं क्लोजर लुक टू मगध. मगध एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, महाजनपद था. ठीक है, महाजनपद. मगध के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा था ना. ये भी पढ़ा हुआ है, यस, पहले भी पढ़ा हुआ है. अब इसको देखते हैं. मगध को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मगध जो प्रेजेंट बिहार है वो मगध कहलाता था. थोड़ा सा और बड़ा हुआ अशोक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो नीचे चलते हैं, जरा इसमें देखते हैं. मगध became the most important महाजनपदा about 200 years. In about 200 years, many rivers such as Ganga, Son flowed through Magad. Underline this: two rivers, Ganga and Son, tributary of Ganga, that flow through this महाजनपदा, that is called Magad. और रिवर्स जब भी कहीं पे भी होंगी, किसी भी जगह पे जब रिवर्स होती हैं, that area become more and more fertile due to rivers, due to the alluvial soil which is brought by the rivers. Okay, so Ganga and Son flowed through Magad. This was important for now. अगर आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा होगा, और इफ यू रिमेम्बर दैट कि प्लेन्स में क्या क्या फायदे होते हैं, व्हाई प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट और व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस. मैम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली होता है, वेरी गुड. क्रॉप्स इजीली ग्रो. ग्रो. हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. जो हमने पहले पढ़ लिया उसी के बेसिस पे आगे भी बढ़ना हमको. उसको भूल नहीं जाना, छोड़कर कहीं पे भी किसी को नहीं आना है. तभी वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट होती है बार बार. Yes, ठीक है, तो अगर रिवर्स है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता था बिकॉज ऑफ बोट्स. ठीक है, बोटिंग इधर से उधर हो जाती थी. देन वाटर सप्लाई एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल, तो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होती थी, सॉइल फर्टाइल होती थी, तो क्रॉप्स अच्छी होती थी. देन ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा होता था. विद द हेल्प ऑफ दिस waterways they used to move from one place to another. Okay, now coming to the next part. Parts of Magadha were forested. मगध में बहुत घने जंगल थे, dense forest. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Now just now we have learnt about this कि जो forest people होते थे, they could provide elephants also to the king as tax.
तो हम यहाँ देखते हैं कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स होते थे उनको ये लोग पकड़ लेते थे, मेनली एलिफेंट्स विच कैन बी ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। ओके, आर्मी में भी, क्योंकि हमें पता है कि राजा के पास घुड़सवार, हाथी सेना सब होते थे। ठीक है, यस मैम। उसके नीचे आते हैं, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। राजा के रथ बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी, बैलगाड़ी बनाने के लिए रथ लकड़ी की जरूरत होती थी। So that way they used to get each and everything from the forest. Okay, and these things could be provided by the people to the king as in the form of tax. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to making strong tools and weapons. Now, लोगों को क्योंकि आयरन बनाने का मेथड पता चल गया था, तो यहाँ आयरन ओर वाले मिलने के लिए जो जगह थी वो भी यहीं पे मिलती थी उनको। सो आयरन ओर से क्या बनाते थे वो लोग? आयरन इम्प्लीमेंट, हाँ, वेपन्स बना लेते थे विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Magad had two very powerful rulers. Underline this, very important. बिंबिसार एंड अजातशत्रु। इसको हिंदी में पढ़ोगे तो बिंदुसारा एंड अजात शत्रु नाम से आपको पढ़ने में आएगा, किसी भी सीरियल्स में भी आप देख सकते हैं। बिंबिसारा यानी बिंदुसार एंड अजातशत्रु यानी अजात शत्रु। ठीक है, ये दो पावरफुल राजा थे। ठीक है, दो अदर जनपदाज, और इन्होंने दूसरे भी जनपद जो आसपास छोटे राज्य थे उन पर कब्जा कर रखा था। यस मैम, अशोका द एम्परर वाले चैप्टर में भी है। यस, वेरी गुड। महापद्मनंदा, अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। इसमें एक और रूलर ऐड हुआ, महापद्मनंदा। ठीक है, he extended his control up to the northwest part of the subcontinent. नॉर्थ वेस्ट पार्ट, अब इस तरफ चलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट गुजरात की तरफ। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश और उसके आगे का एरिया, जो कि अभी कहाँ पे है? राजगृह, प्रेजेंट डे ऑफ राजगीर इन बिहार was capital of Magad. Now underline this, what was the capital of Magad? राजगृह या राजगीर। ठीक है, लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, जो आज तक भी बिहार की कैपिटल है, पटना। पटना इज राजगीर मगधा का कैपिटल था, फिर वो शिफ्ट करके पाटलिपुत्र को बना दिया गया, और पाटलिपुत्र तब से आज तक अपना कैपिटल है। पाटलिपुत्र तभी, लेकिन बिहार है ना मगधा का तो कैपिटल। बिहार तो स्टेट है मैम, बिहार में पहले सिचुएटेड था मगधा। पटना है बिहार में, बिहार एरिया है, बिहार इज द एरिया। आज की आपकी जो बिहार स्टेट है दैट वाज मगधा, बट बिहार अभी बहुत छोटा है। मगध एम्पायर जो था बहुत दूर तक फैला। मैम, तो राज्य और बिहार का रिलेशन नहीं है? हाँ, वो उसकी कैपिटल होती थी मगध की कैपिटल का नाम क्या था? राजगृह। राजगृह को बदलकर फिर कैपिटल बना दिया गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, जो आज प्रेजेंट टाइम में भी बिहार की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। ठीक है, और तब से ये कैपिटल सिटी ऐसी ही चली आ रही है, पाटलिपुत्र। ठीक है, more than 2300 years ago a ruler named Alexander, who was Alexander? Have you heard the name Alexander? Yes ma'am. कौन है? Yes ma'am, he is the one of the powerful rulers. ब्रिटिश। हाँ, Yes ma'am. Powerful मैं British सिकंदर ने पेरिस से की थी लड़ाई। मैम को सब बोलते हैं मैम अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, सिकंदर। अलेक्जेंडर ने मैम ब्रिटेन से इंडिया का रूल फ्रेंड करा था। मैम, जो अलेक्जेंडर जहाँ पे भी कॉन्कर करता था तो उस जगह को अलेक्जेंड्रिया कह देते थे। मैम अलेक्जेंडर और ग्राहम बेल अलग अलग है क्या? ग्राहम बेल अलग है, अलेक्जेंडर वो अलग। तो साइंटिस्ट है। अलेक्जेंडर का हिंदी में नाम सिकंदर है। ठीक है, सिकंदर। तो अगर आपको पुरानी मूवीज का नाम याद होगा ना कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की थी, इंडियन राजा था पोरस। भी आता था पहले। हाँ,
तो अलेक्जेंडर जो था, जो मैसेडोनिया यूरोप का रहने वाला था, वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था। और इस पर्पज से वो जब इंडिया में आए, इंडिया के बारे में उसने बहुत सुना हुआ था कि इंडिया में लोग ऐसे हैं, और इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था, जीतना चाहता था। तो क्या हुआ वो, मैं अलेक्जेंडर, हाँ बेटा, वो अलेक्जेंडर जीतना चाहता था। हाँ अलेक्जेंडर जीतना चाहता था। मैम कॉन्करर क्या होता है? कॉन्करर जीतने वाला, ठीक है। तो वो जीतना चाहता था, और जब वो इंडिया में कॉन्कर करने के लिए आया, जब इंडिया पे उसने अटैक किया, तो इंडिया वाज नॉट पॉलिटिकली वन कंट्री। इंडिया एक देश नहीं था उस समय, छोटे छोटे राजाओं के अंडर में था, छोटे छोटे एरियाज थे उसके, ठीक है। हमको एरियाज थे। हाँ, हमको पॉलिटिकल कंट्री एक फॉर्म में हमको पॉलिटिकली यूनाइट किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब हम जाके एक हुए, तब हम जाकर एक हुए। अदरवाइज इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, और छोटा बड़ा पार्ट हर राजा के अंडर में था। तो वहां का राजा भी जब उसने यहाँ जीतने की कोशिश की थी, तो पोरस नाम के राजा से उसकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि इंडियंस के बारे में उसने बहुत पढ़ा हुआ था, और पोरस के बारे में भी बहुत जानकारी थी उसको। तो जब वो यहाँ पे आता है, और रीचिंग अप टू दी बैंक्स ऑफ ब्यास, ब्यास रिवर है पंजाब की तरफ अगर आप देखोगे तो, when he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. जब उसके सैनिकों को उसने बोला कि हमला करो, तो सैनिकों ने बोला हम तो नहीं जाते इंडिया में, हमको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ के राजाओं के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। कैसी सेनाएं? पैदल सैनिकों की सेनाएं हैं, उनको बोलते हैं फुट सोल्जर्स। चैरियट्स है, रथ वाली सेना है, जिनके पास बड़े बड़े घोड़े हैं, रथ हैं, और एलिफेंट्स की भी सेना है। एलिफेंट्स पे महावत सवार होके युद्ध करते हैं लोग। तो हम लोग तो लड़ेंगे, पर उसने लड़ाई की थी पोरस से, और उसने तब जिहाद, धर्म युद्ध के नाम से अपने सैनिकों को तैयार किया था, धर्म के नाम पे लड़ाया था, तब उनके सैनिक तैयार हुए थे। पर अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर एक ऐसा किंग था जो पैदा कहीं हुआ, कहीं और जाके रहा, और मृत्यु किसी और जगह पे हुई। तो वो अपनी कंट्री वापस लौट नहीं पाया, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अलेक्जेंडर इसीलिए घबराते थे अलेक्जेंडर के सैनिक। कुछ लोग कहते हैं कि उसको मैम जहर दे के मार दिया था, जहर का तीर लग गया था। जब उसने पोरस के साथ में युद्ध किया था ना, तो पोरस हार गया था, पोरस हार गया था। और पोरस को जब बंदी बनाकर लाया गया मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए जंजीरों में जकड़कर, तो पोरस से सिकंदर ने एक ही सवाल किया कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए, हाउ टू ट्रीट। और उसका रिस्पॉन्स था कि जैसे एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। बस ये जब वर्ड्स उसने सुने थे, तो सिकंदर इससे इतना इम्प्रेस हुआ था कि पोरस की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। उसने सोचा था कि वो डरेगा, क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा, मेरे अंडर में आ जाएगा। लेकिन पोरस ऐसा कोई सरेंडर नहीं करता है, बल्कि उसको बोलता है कि उसी तरीके से मुझसे ट्रीटमेंट करो जैसे कि एक हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। और तब सिकंदर उसको उसका राज्य लौटा देता है और उसका फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का था इंडिया उस समय। अलेक्जेंडर अच्छा होता है? हाँ, चेंज हो जाता है, सोचो तो हमारे व्यवहार को चेंज करता है। तो दूसरा क्या है, इसी में एक और बड़ा मगध के बाद जो पावरफुल किंगडम था वो था वज्जी, और जिसकी कैपिटल थी वैशाली, ठीक है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगध में राजा राज्य करते थे, और वैशाली वज्जी में संघ काम करता था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल दे यूज्ड टू रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, सारे डिसीजंस ये पूरा ग्रुप लेता था मिलकर। These राजास परफॉर्म रिचुअल टुगेदर। ये सारे जो ग्रुप बनाते थे जिससे ये हैंडल करते थे, ये सारे छोटे छोटे राजा होते थे, और वो एक बड़े एरिया को कंट्रोल करते थे। बेटा I'll be closing my this, okay, just wait for 5 minutes more, okay. They also met in assemblies. Assemblies means सभा में मिलते थे, मीटिंग करते थे, and then they discuss about the things, the developments of their area. Now अब क्या होता था कि
if they were attacked by any enemy, they met to discuss what would be done, what not to be done. However, women, dasa and kammakaras, please underline this, women, dasa and kammakaras could not participate in these assemblies. ये जो किंग्स की असेंबलीज होती थी जहां पे वो लोग फैसले लेते थे, इनमें 3 लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी. They were not allowed to attend those assemblies. कौन कौन? एक तो women, दूसरे दासी यानी दासास and kammakaras, agricultural laborers. These 3 categories were not supposed to join the assemblies. Okay, both the Buddha and Mahavira belong to class. ठीक है. अब ये सामने आप देखो यहाँ पे 2 टर्म दी हुई है, गण एंड संघ. कैन यू सी इन हाईलाइटेड पोर्शन, गणा एंड संघा. यस इनको याद कर लेना, गण किसे कहते हैं और संघ किसे कहते हैं. ठीक है. तो महावीर और बुद्धा, लॉर्ड महावीरा एंड लॉर्ड बुद्धा, दे बिलोंग टू दीज गणा एंड संघा. ओके. इसमें अजात शत्रु के बारे में है, ये हम थर्सडे को अपनी जब क्लास होगी थोड़ा सा देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो दिस वाज योर होल चैप्टर. कम ऑन. ओके. अगली क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ में आएंगे. यस मैम. Which was that chapter? New questions and ideas. परेशान नहीं होना, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी उसी तरीके से डिस्कस करेंगे. जब नेक्स्ट वीक में कोई क्लास मिलेगी तो हम धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो आप तब कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आप क्वेश्चन के आंसर्स भी डिस्कस कर पाओ और लिख भी पाओ. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. चल, लेट्स डू शांति पाठ. Okay, ma'am. शांति शांति शांति. साईराम बेटा. Sairam, ma'am. साईराम बेटा.